बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फैक्ट्री लेजर्स और उनसे रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज को डिस्कस किया था। और लास्ट वाला पॉइंट अगर आप लोग देखें, इसमें हम लोगों ने देखा था जर्नल्स टू रिक्लासिफाई एक्सपेंसेस इनटू प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब यहाँ पर सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कि सम ऑफ द मटेरियल एंड लेबर। अब हम लोगों ने मटेरियल एंड लेबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो वहां पर आपसे कह रहा है रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर माइट रिलेटेड टू इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर और नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इवन के इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर वो भी तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का ही पार्ट बनते थे, लेकिन साथ में कह रहे हैं एंड नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जैसा कि एनी अमाउंट रिलेटिंग टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिर एनी अमाउंट्स रिलेटिंग टू नॉन प्रोडक्शन लेबर, जैसे कि सेल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को जो हम लोग सैलरीज पे कर रहे होते हैं, should be transferred into one or more non-production overheads accounts. Next, the direct material, direct labor relating to production is transferred to work in process. अब सबसे पहली बात, उसने ये तीनों चार अकाउंट्स बनाए। पहला अकाउंट हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा वेजेस, तीसरा प्रोडक्शन ओवरहेड एंड द लास्ट वन इज, सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपेंसेस पे किए। डायरेक्ट मटेरियल परचेज तो डायरेक्ट मटेरियल डेबिट, और कॉस्ट मतलब कैश क्रेडिट। वेजेस पे की, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। प्रोडक्शन ओवरहेड पे किए, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर किया हम लोगों ने, तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट एंड कैश क्रेडिट। अब ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये वेजेस, वेजेस को टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट पार्ट है वेजेस का वो डायरेक्ट मटेरियल, और यहां से हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये तीनों वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर दिए जाते हैं, और यहां से ये चले जाते हैं फिनिश्ड गुड्स में। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाते हैं और फिनिश्ड गुड्स का पार्ट बन जाते हैं। कहते हैं जो इनडायरेक्ट है इसको आपने सबसे पहले नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में लेकर आना है। बेसिकली ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये सेल्स एंड एडमिन डिपार्टमेंट की नॉन प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट है, वो यहां पर आई हमारे पास, और ये टोटल हमारे पास चार्ज हो जाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसी तरह अब उसने ये जर्नल एंट्रीज बना दी, रिक्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। तो कहते हैं टोटल पेरोल एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर यहाँ पर आ गया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अमाउंट रिलेटिंग टू नॉन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ओवरहेड अमाउंट रिलेटेड टू इनडायरेक्ट लेबर, कहता है वो दोनों डेबिट कर देना और पेरोल एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देना। इसी तरह इशुएंस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल है तो इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर ये इनडायरेक्ट है तो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बन जाता है। तो जर्नल्स टू रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन, अब उसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस, तो इसके लिए कहते हैं इश्यूएंस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू वर्क, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा और रॉ मटेरियल क्रेडिट। यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर इन प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड लेबर पेरोल एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। कहता है एब्जॉर्प्शन और ओवरहेड्स इनटू प्रोडक्शन, तो उसके लिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे। जर्नल्स टू रिकॉग्नाइज कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, तो फिर वर्क इन प्रोसेस से इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स में आती है, तो फिनिश्ड गुड डेबिट हो जाएंगे, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएंगे। फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाती है, तो फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी। क्लियर हो गई है बात? आज का हमारा जो फोकस है वो है जर्नल्स टू रिकॉग्नाइज ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसके लिए देखें, सबसे पहले हम लोग इसके लिए
कैलकुलेट क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास कैसे आता है, इसके लिए हम लोग बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिटरमिन करते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड मतलब ये चल रहा है 2023, हम लोग ये सपोज करते हैं कि 2024 में मेरे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बढ़ जानी है, जिनमें फैक्ट्री का रेंट शामिल हो सकता है और इस तरह की सैलरी शामिल हो सकती हैं। मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस हम लोगों ने देखनी है कि हम प्रोडक्शन करें या ना करें, हमें फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बढ़ जानी है, हमें ओवरहेड्स कितने बढ़ जाने हैं। प्लांट की मशीन, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन उसमें शामिल हो सकती है। तो आपको एक बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बता देता है। सपोज कि वो आपसे कहता है 1 लाख रुपए हमारे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। फिर हम लोगों ने इनको डिवाइड करना होता है बजटेड या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन से, कि नेक्स्ट ईयर में हम लोगों ने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कितनी करनी है, टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हम लोगों ने। हमने कहा कि हम नेक्स्ट मंथ में टोटल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे, या 10,000 चलें कर लें इसको कि 10,000 यूनिट्स हम लोग बना लेंगे। तो पर यूनिट हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना चार्ज कर रहे हैं, ये है प्रोडक्शन ओवरहेड रेट। प्रोडक्शन ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट इसको कहा जाता है, कि हम पर यूनिट 10 रुपए का एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं बजट। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने जो एक्चुअल आउटपुट की, अब साल क्लोज हो गया, अब हमारे पास बजटेड आउटपुट नहीं है, अब तो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट है। और जो एक्चुअल आउटपुट हम लोगों ने की, वो एक्चुअल आउटपुट आई हमारे पास 8,000 यूनिट्स की, 8,000 यूनिट्स। अब जब हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे थे, तो पर यूनिट कितने ओवरहेड हम लोग चार्ज कर रहे थे, तो इन एक्चुअल हम लोगों ने एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने कर लिए, तो इसके मुताबिक तो हम लोग 80,000 लेके चले गए। क्लियर, जिनको हम लोगों ने अपनी प्रोडक्शन का पार्ट बना दिया 80,000 का, जबकि इन एक्चुअल हुए कितने 100,000, 1 लाख रुपए के। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने ओवरहेड्स को अंडर एब्जॉर्ब्ड किया हुआ है, कि मैंने उनको कम चार्ज किया हुआ है। 1 लाख रुपए चार्ज करना था और मैंने 80,000 रुपए चार्ज किया हुआ है, तो ये जो 20,000 है ये कहलाएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। बात समझ आ गई? ज्यादा हुए एक्सपेंस, मैंने कम चार्ज किए, तो हमारे पास आ जाएंगे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। क्लियर? तो मैं ये कह दूं अंडर एब्जॉर्ब्ड में कि एक्चुअल ओवरहेड्स एक्सीड्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, कि जब एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से ज्यादा हो जाएं, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाते हैं। एक्चुअल ज्यादा, जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हम रात है जो हमने चार्ज किए ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, वो कम है, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमारे पास आ जाती है। लेकिन अगर हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई हो, सपोज के 11,000, मैंने मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, तो मैंने कितने चार्ज कर दिए 110, जबकि एक्चुअल में हुए कितने 100। ऐसा नहीं है मैंने अपने एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट कर दिया है, तो उसे कहा जाएगा ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। When actual overheads are less than absorbed overhead, it's called over absorbed overhead। ये बात क्लियर हो गई? अब देखें आपसे वो यही बातें यहाँ पे इस टेबल में डिस्कस करता है। कहता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। हम लोग एफओएच का अकाउंट बना रहे होते हैं अपने पास, ये देखो जितने इन एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे होंगे
हम उनके अगेंस्ट एफओएच के अकाउंट को डेबिट करें। सपोज के 80 की मैं बात करूं, 80,000, या अगर एक और अकाउंट बना लेते हैं, इसमें मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हो रहे हैं वो, आपने यहां पर ये नहीं सोचना कि ये ओवर है या अंडर है। क्लियर? आपने डेबिट करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमेशा एक्चुअल के साथ। क्लियर हो गई ये बात? Incurred in the period, fixed production overheads are transferred into using predetermined absorption rate, और आपने इसको ट्रांसफर कर देना है वर्क इन प्रोसेस। ओके, अच्छा, ये उसने कहा था एक्चुअल के साथ करना, तो 80 एंड 110 ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं है, ये हमारे पास हमारे एब्जॉर्ब हैं। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे कितने हैं? 100,000। तो यहाँ पर हमारे पास 100,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 100,000 आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस में इनकर्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर ट्रांसफर्ड इनटू वर्क इन यूजिंग। अब इसके मुताबिक अगर 8,000 की प्रोडक्शन हुई तो वर्क इन प्रोसेस को कितना चार्ज हुआ? 80,000। अगर 11,000 की प्रोडक्शन हुई तो वर्क इन प्रोसेस को कितना चार्ज हुआ? ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब ये कहता है कि प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, इसके लिए आपने बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड कर देना है नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ, और आपको बता देगा कि आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। उसके बाद कहता है बजटेड ओवरहेड्स क्या है? ये एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, और ये हमेशा फ्यूचर के बारे में होते हैं, तो एस्टिमेशन हमेशा फ्यूचर के बारे में की जाती है। एक्चुअल ओवरहेड्स क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कि उस अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान हम लोगों ने इन एक्चुअल कितने ओवरहेड्स इनकर किए, उन्हें कहा जाएगा एक्चुअल ओवरहेड। फिर आता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के लिए देखें, एब्जॉर्प्शन रेट, प्री डिटर्मिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद अंडर और ओवर एब्जॉर्ब, कहते हैं आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में से लेस कर देने हैं एक्चुअल। जैसे एब्जॉर्ब 80 लेस करेंगे 100,000, तो रिजल्ट नेगेटिव में आ जाएगा। रिजल्ट नेगेटिव में होगा तो अंडर है। और अगर मैं इसमें से करूं 110 एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल 100, तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है 10,000, तो ये 10,000 अगर पॉजिटिव में होगा तो ये ओवर है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, आपसे कहता है ये आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, जो एक्चुअल अमाउंट जितनी भी हो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट करते हैं एक्चुअल अमाउंट के साथ, मतलब 100,000 के साथ। ये बात समझ आ गई? फिर कहता है आपने इसको वर्क इन प्रोसेस में लेकर जाना है। ये मैं वर्क इन प्रोसेस में लेके चला गया। वर्क इन प्रोसेस है फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाएगा। ये बात क्लियर है सब? तो भाई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट इसने जाके बनना है, लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल नहीं है, ये अंडर एब्जॉर्ब है। तो कहते हैं जितनी अंडर एब्जॉर्ब हो ये वैल्यू डायरेक्ट आप लोगों ने यहां पे लेके जाना। मतलब इस 20,000 को वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनाने की जरूरत है, इसको डायरेक्ट आपने यहां लेके जाना है। कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कहां चार्ज कर रही है? स्टेटमेंट ऑफ, और कहां पर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट। बात क्लियर? जब वर्क इन प्रोसेस या फिनिश्ड गुड्स में लेके जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना। ये बात, और यही चीज रिवर्सल में आ जाएगी अगर हम लोग यहाँ पे चले जाए। अब ये डायरेक्ट 10,000 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाए। ओके, अब यहां पर देखें रिकग्निशन ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल,
डेबिट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंडर एब्जॉर्प्शन। तो ये देखो क्या जर्नल एंट्री बन रही है, और तो ये देखो ये एंट्री आ गई। इसी तरह से रिकॉग्निशन ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन, तो भाई ये भी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा। एंट्री बढ़े डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल, ये अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब के लिए जर्नल एंट्री समझ आ गई आप लोगों को? ये आ गई एग्जांपल। Using the above information, prepare accounting entries for year. An entity manufactures and sells a range of products in a single factory. Its budgeted production overheads for year 6 were rupees. अब देखिए budgeted overheads का पता चल गया हमें। Budgeted direct labor hours were 50,000 hours। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये absorption rate फाइंड करने के लिए बेस नंबर ऑफ यूनिट्स ही है, ये मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, ये लेबर आवर्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी चीज को बेस बनाया जा सकता है। वो जो एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना चाह रहा है वो पर लेबर और जाके फाइंड करना चाहता है। तो इसके मुताबिक अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट की बात करें, एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास क्या बन जाएगा? 150,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 3 रुपीज पर लेबर आवर। क्लियर? अच्छा, अब देखो कहता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। भाई ये तो एज इट इज हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का पार्ट बन जाएंगे। भाई डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता रहता है? वर्क इन प्रोसेस। एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट 130 से। डायरेक्ट लेबर ने कहा जाना होता है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ जी, और लेबर क्रेडिट हो जाएगी। ये बात क्लियर? लेकिन जब हम लोगों ने ये कॉस्ट इनकर की होंगी तो पहले मटेरियल मंगवाया भी तो होगा, तो उस टाइम पे मटेरियल को डेबिट, कैश को क्रेडिट 130 से, लेबर को डेबिट, कैश को क्रेडिट 160 से। इसी तरह से फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट, 3 एंट्रीज ये बन गई हमारी कि जब हम लोगों ने ये इनकर किया। फिर वर्क इन प्रोसेस को जब हम लोगों ने चार्ज किया तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस टू डायरेक्ट लेबर। ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये बात क्लियर है? इन्होंने 3 एंट्रीज को कंबाइन करके लिखी है। आप कंबाइन करके लिख लो या अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेपरेट एंट्रीज भी बना सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल डेबिट, कैश क्रेडिट, डायरेक्ट लेबर डेबिट, कैश क्रेडिट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैश क्रेडिट। ये 3 एंट्रीज अलग अलग भी बन सकते हैं। क्या कुछ यहां तक की बात समझ आ चुकी है? yes, अच्छा, अब देखो हम लोगों ने क्या एस्टिमेट किया था कि कितने आवर्स काम होना है? 50,000 आवर्स। अब क्या कहता है कि भाई फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवर है 140 के हैं इन एक्चुअल, लेकिन टोटल 40 आवर्स काम हुआ है। तो एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं? 40 मल्टीप्लाइड बाय 3, 120। तो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कितना किया होगा हम लोगों ने? ये देखें 140 उन्होंने कहा प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट करना एक्चुअल अमाउंट के साथ, तो क्या हम लोगों ने कर लिया? हमने वर्क इन प्रोसेस को भेजना है यूजिंग प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट। वो कितना था? 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क 40,000, कितना चला जाएगा? अब ये एंट्री क्या बन जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट, कितने से? अब देखें अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब? अंडर एब्जॉर्ब, कितने से? और ये किधर चला जाएगा?
और एंट्री क्या बन जाएगी? ये बात समझ आ गई सब बच्चों? अब बात आती है यहाँ पर फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस। भाई अगर मैं वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट देखूं, वर्क इन प्रोसेस को आपने डेबिट किया अगेंस्ट मटेरियल 130 से, अगेंस्ट लेबर एंड अगेंस्ट फैक्ट्री ओवरहेड, और ये सब मिलकर कहां चले जाते हैं, और ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, और एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे ये वाली। अब देखिए ये तीनों एंट्रीज तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो वर्क इन प्रोसेस को भी तो क्लोज करना है ना, और वर्क इन प्रोसेस क्लोज होकर कहां जाता है, और एंट्री क्या बनेगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। यम कोई इशू? ये सेम वही उसने लेजर अकाउंट्स बना के हमें दे दिए कि प्रोडक्शन ओवरहेड इन एक्चुअल हमने 140 का किया, एब्जॉर्ब 120 का है, वो वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चला जाएगा। लेकिन जो 20 का अंडर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट उठाने हैं और कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर देने। और इसकी एंट्री देखें, कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कहता है डेबिट कर देना, हमने कॉस्ट ऑफ सेल को कर दिया और प्रोडक्शन ओवरहेड्स को। आई होप कि ये बातें समझ आ चुकी। एग्जांपल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कहते हैं जर्नल एंट्रीज लेजर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस। अब देखें डाटा, देखें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। कहते हैं द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओपनिंग इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल वो 10,000 किलोग्राम का है और 25,000 रुपए का इन टोटल, मतलब 2.5 किलोग्राम 2.5 रुपीज पर किलोग्राम। ओके, वर्क इन प्रोसेस हमारे पास ओपनिंग कुछ भी नहीं है, फिनिश गुड्स 1000 के हमारे पास ओपनिंग में मौजूद हैं और 1,00,000 रुपए की है, तो 100 रुपीज की एक फिनिश्ड गुड्स है, एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स का। ये बात क्लियर? कहते हैं मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किया 28,000 किलोग्राम 77,000 में मिला, इशू टू प्रोडक्शन। और इसमें अब देखें हमारे पास कितना अवेलेबल था, कितना अवेलेबल था 10,000, कितना परचेज किया टोटल अवेलेबल कितना, उसमें से इशू कर दिया, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल 8,000। क्या वो बताए आपको? जरूरत नहीं है, हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 है। वैल्यू बाद में देख लेंगे कि कितने की है। ओके हो गया? अच्छा, कहते हैं इश्यूएंस टू प्रोडक्शन, और किस मेथड से, कहते हैं FIFO मेथड यूज करना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने ये जो 30,000 इशू किए होंगे, सबसे पहले मैंने ये 10,000 इशू किए होंगे, फिर जो रिमेनिंग 20,000 है वो मैंने यहां से इशू किया होगा, तो वो जो 8,000 है वो बेटा इस अमाउंट वाली इन्वेंट्री मेरे पास बची हुई है। यहां से मैं इनका रेट फाइंड करूंगा 77 डिवाइडेड बाय, अब देखें पर किलोग्राम इस रॉ मटेरियल की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ₹2.75 पर किलोग्राम, और मेरे पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 22,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आ चुकी है, क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट देखें, कहता है लेबर, हमने जो पे किए वो 16,000 घंटों के लिए पे किए 96,000, और उनमें से 15,000 आवर्स प्रोडक्शन के लिए यूज हुए हैं, तो बाकी 1,000 इनडायरेक्ट लेबर होगी हमारी। क्लियर?
तो ये 15,000 हमारी डायरेक्ट लेबर है और जो रिमेनिंग है 1,000 वो इनडायरेक्ट लेबर, वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगी। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करते हैं कि भाई इन टोटल 250,000 प्रोडक्शन ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स रेट पर आवर उसने खुद कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई वो 20 रुपए है। अच्छा, यहां से ना मुझे पता चल सकता है इस इंफॉर्मेशन से कि मैंने बजटेड आवर्स कितने डिटरमिन किए थे। अब देखें, एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करने का हम फार्मूला क्या यूज करते हैं? एब्जॉर्प्शन रेट बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ऐसे ही है ना यार? ये 20 उसने बता दिया, बजटेड ओवरहेड उसने बता दिए, तो मैंने इसको किससे डिवाइड किया होगा कि मेरे पास बजटेड आवर्स आ जाएं? जी 12,500। ओके, तो ये बजटेड आवर्स है। लेकिन अब देखो एक्चुअल हमारे पास कितने आए? 16। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट सुने फिर। कहता है कंप्लीटेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब काफी सारे हम लोग यूनिट्स बनाते रहे, उसमें से जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे वो 4,000 यूनिट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, कहते हैं सी अबाउ, मतलब ऊपर से खुद कैलकुलेट करो। इसका ये मतलब नहीं है सी अबाउ ऊपर देखना शुरू कर दो कि छत पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो ऊपर इंफॉर्मेशन दिया वहां से देखो, तुम्हें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पता चल गया था क्लोजिंग इन्वेंट्री कि भाई हमने जब सी अबाउ किया हमें नजर आ गया 8,000 एंड ओके। कहता है वर्क इन प्रोसेस अभी भी कुछ नहीं है आपके पास, और फिनिश्ड गुड्स 500 आपके पास मौजूद। हमने टोटल प्रोडक्शन कितनी की? 4,000 की हमने की, 500 अभी भी हमारे पास मौजूद है। और कहता है इनको भी आपने FIFO मेथड से कैलकुलेट करना है। तो पहले मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तो होनी चाहिए, तो FIFO मेथड से ये जो लास्ट वाले 500 यूनिट्स होंगे ये तो वही होंगे ना जो मैंने इस साल प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चर किए, वो वाला रेट अप्लाई होना है। ऊपर वाला 100 वाला रेट अप्लाई नहीं। क्लियर है ये बात? और कहता है सेल्स रेवेन्यू, कहते हैं इसके लिए भी सी अबाउ, कहते हैं यूनिट्स के लिए सी अबाउ। लेकिन अगर वैल्यू देखो तो 5,40,000 रुपए की तुमने टोटल सेल्स की। अब सी अबाउ क्या मतलब? यार ये देखो मेरे पास फिनिश्ड गुड्स, मुझे ये बताओ मैं सेल फिनिश्ड गुड्स करूंगा, रॉ मटेरियल करूंगा या वर्क इन प्रोसेस करूंगा? तो फिनिश्ड गुड्स देखो मेरे पास अवेलेबल कितने थे, हमने प्रोड्यूस कितने किए, अवेलेबल फॉर सेल कितने हो गए, उसमें से क्लोजिंग कितना है, तो सेल यूनिट्स कितने हो गए, सी भाव का पता चल गया। 4,500 यूनिट्स हम लोगों ने सेल की। ये बात क्लियर है सब? सबसे पहली बात उसने आपसे क्या कही थी? कहते हैं जर्नल एंट्रीज बताओ मुझे। दूसरा कहते हैं लेजर अकाउंट्स भी बताओ। एंड द थर्ड वन कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन। भाई ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए रेवेन्यू का तो पता चल गया है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनानी पड़ेगी तभी आएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग क्यों ना लेजर्स बना लें। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं बनाते स्टेट में, हम लेजर से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर भी आ जाएगी। क्लियर है ये बात? और हमारी जर्नल एंट्रीज भी बनती जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने रॉ मटेरियल की तरफ।
सबसे पहला अकाउंट हमारे पास बनेगा रॉ मटेरियल का। अच्छा यहाँ पे आप जरा सुनते जाइएगा भाई, रॉ मटेरियल का क्या ओपनिंग है मेरे पास? ओपनिंग रॉ मटेरियल का कितना है भाई? इधर मैंने रिकॉर्ड अमाउंट करनी है, या तो आप एक साथ में कॉलम बनाकर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके अपने पर्पस के लिए होगा, लेजर को उससे जरूरत नहीं। क्या इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करो? नहीं। लेकिन रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया कितने का? क्या ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करो? तो बताओ ये जर्नल एंट्री मेरे पास क्या हो जाएगी? रॉ मटेरियल डेबिट एंड कैश कितने से? कहीं ये तो नहीं कह रहे जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो तो चाहे पेबल्स को क्रेडिट करो या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ये ना कंफ्यूज हो जाना कि मैंने कैश का और उधर पेबल्स था। भाई मैंने पे कर दिया है, बस इतनी सी बात है। क्या जर्नल एंट्री क्लियर? साथ साथ आपका लेजर भी बन रहा है। अब क्या हुआ कि भाई जब हम लोग यहां पर गए तो हमने इश्यू किया रॉ मटेरियल 30,000 किलोग्राम। किसको? वर्क इन प्रोसेस। ऐसे ही है ना? तो यहां से वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा और यहां पे लिख दूंगा 30,000। नहीं, ये क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू को मैंने डिटरमिन करना है। तो जो मैंने वर्क इन प्रोसेस को इश्यू किया होगा बेटा, ये तो मैंने सारे का सारा इश्यू कर दिया होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही है ना? और रिमेनिंग 20,000 मैंने कहां से इश्यू किया होगा? 77,000। तो क्या करूंगा? 77,000 डिवाइडेड बाय 28। तो ये रेट आ गया था 2.75। तो 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 20 था। बाकी इन्वेंट्री मैंने यहां से इशू की होगी और ये मेरे पास आ गया 55,000। 55,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 80,000। ये आ गया। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? मैंने 10,000 यूनिट्स इशू किए। अब यहाँ पे रेट गिवन नहीं था तो मुझे फाइंड करने की वैसे जरूरत नहीं थी, और इसकी टोटल वैल्यू आ गई 25,000। मैंने रिमेनिंग 20,000 यूनिट्स इशू किए, क्योंकि टोटल मैंने 30,000 करने थे ना। वो जो मैंने इशू किए वो मैंने यहाँ से किए, जहां पर रॉ मटेरियल पर किलोग्राम मुझे 2.75 रुपीज का मिला। तो मैंने इस 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 2. तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 55,000। और ये टोटल इन्वेंट्री जो मैंने इशू की वो, ये बात क्लियर? जर्नल एंट्री क्या बन गई? वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट एंड रॉ मटेरियल क्रेडिट कितने से? 80,000 से। शाबाश, ये लो, क्लियर है ये एंट्री? कोई इशू इसमें? गुड। अब नेक्स्ट चलें। क्या इसमें कोई और मूवमेंट है? इनडायरेक्ट मटेरियल कोई नहीं था जो फैक्ट्री ओवरहेड को जाए, बाकी सारा क्लोजिंग। और क्लोजिंग क्या हम लोगों ने डिटरमिन कर नहीं लिया था 22,000? अच्छा वो कर लो। या इसकी बैलेंसिंग वैल्यू 77 प्लस 20। यहाँ पर देखा आपने 102,000। 102,000 से 80,000 माइनस करो तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 22,000। क्या ये बात क्लियर है? और भाई आप लोग यार यूं भी तो कर सकते थे ना कि भाई क्लोजिंग इन्वेंटरी जब पहले फाइंड कर ली थी तो दोबारा मेहनत जरूर करनी थी। आप क्लोजिंग यहाँ पे लिखते और वर्क इन प्रोसेस को बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे फाइंड कर लेते। ये ओके हो गई बात? तो आपको ये लेजर समझ आ गया? और इसमें से दो ही जर्नल एंट्रीज थी जो आपने रिकॉर्ड करनी थी, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई आपने रिकॉर्डिंग नहीं कर। कोई इशू इसमें? ये अकाउंट देखो, क्या ये अकाउंट क्लियर? ओपनिंग, परचेजेस, वर्क इन प्रोसेस, क्लोज। हाँ जी, ओके हो गई बात। नेक्स्ट चलें किसके पास? लेबर अकाउंट। अब लेबर अकाउंट, क्या लेबर का भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग था?
एक्सपेंस अकाउंट है, नहीं होता तो इसमें सोचने वाली बात नहीं थी। लेबर के लिए हमने पे कितना किया, टोटल लेबर के लिए हम लोगों ने पे कितना किया, चलो ये आ गया 96,000। यार क्या रिकॉर्ड करूं इसकी एंट्री, लेबर अकाउंट, डेबिट एंड कैश अकाउंट, लेबर अकाउंट या वेजेस अकाउंट, जो भी लिख, पेरोल अकाउंट, ये लिख लो। एंट्री समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, कहते हैं इसमें से 16 घंटों के लिए हमने पे किया, तो यार मैंने पर आवर कितना पे किया होगा, ये डिवाइडेड बाय 16,000, तो 6 रुपए पर और मैंने पे किया, कैसा नहीं है? तो भाई इसमें से डायरेक्ट लेबर कितनी है, 15,000, 15 इंटू 6, तो 90,000 वर्क इन प्रोसेस और 6,000 फैक्ट्री ओवरहेड। जर्नल एंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट एंड पेरोल अकाउंट, वेजेस अकाउंट, क्रेडिट 90,000 से, फैक्ट्री ओवरहेड, डेबिट एंड पेरोल अकाउंट, वेजेस अकाउंट, क्रेडिट 6, और एक ही एंट्री भी बना सकते थे, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 90 से, एफओएच डेबिट 6 से, एंड वेजेस अकाउंट क्रेडिट 96। प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू वेजेस कंट्रोल, ये 6,000 समझ आ गया, और ये यहां से ये 90,000 समझ आ गए, ये 90,000 क्लियर है। और क्या आप बच्चों को ये लेबर का अकाउंट क्लियर है, 96, 6 एंड 9, क्या ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? यहां तक किसी को कोई इशू? ऑल क्लियर? गुड। हाँ जी, अब कौन सा अकाउंट, रॉ मटेरियल, लेबर, इसके बाद कौन सा अकाउंट हमारे पास आ जाता है, एफओएच। मटेरियल में से क्या कोई चीज एफओएच में जा रही है, नहीं जा रही, शाबाश, गुड। तो ये लो, ये एफओएच आ गई। क्या लेबर में से जा रही है, तो पहले इसको लिख, 6,000, ये कहां से, लेबर मतलब वेजेस से, 6,000 ये आएगा। अब ये क्या एंट्री बन गई, रिकॉर्ड कर चुके हैं, दोबारा ना लिखना, ये यहां से एक मरतबा रिकॉर्ड कर नहीं ली, फिर से ना रिपीट कर देना उसको, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट उसकी बात सुने, उसने क्या कहा था फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में, कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड 250, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 250, ये क्या किया हम लोगों ने, पे कर दिया, ऐसा ही है ना, पेड है ना, ये पे कर दिए, मतलब ये एक्चुअल हुए, तो ये यहाँ पे आ गए कितना, 250,000। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, रेट कितना है, प्रोडक्शन आवर्स कितने हैं? जब आप लोग इसको यहाँ से वर्क इन प्रोग्रेस में लेकर जाते हो, तो बेटा हमेशा प्रोडक्शन आवर्स देखना, नॉन प्रोडक्शन आवर्स नहीं देखना, हमेशा प्रोडक्शन आवर्स। अब देखो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 करूं, कितना, ये एब्जॉर्प्शन ओवरहेड है, एब्जॉर्ब ओवरहेड। अब अगर आप लोग देखो, मैं वर्क इन प्रोग्रेस को कितना चार्ज कर रहा हूं, जबकि यहां पर टोटल कितना बन रहा है, तो यहां पर बैलेंसिंग वैल्यू कितनी, क्या मतलब, ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड, और ये कहां चले जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। अब एक एंट्री तो कैश वाली,
FOH डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरी एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट FOH क्रेडिट 3 लाख। क्लियर? ये याद रखना 16 इन टोटल नहीं, जो प्रोडक्शन वाले आवर्स। और देखो मेरे ओवरहेड्स बनते 256 के हैं, मैंने चार्ज 3 लाख रुपए किए, तो मैंने 44 से ओवरस्टेट कर दिए। तो अब मैं क्या करूंगा, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। क्लियर हो गया? अच्छा यहाँ पे देखिए, आपको ये 250 समझ आ गया जो हमने पे कर दिया, ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा ये वैसे उसने वर्किंग कर दी है 6000 की जो ऊपर हम लोगों ने लिखे, तो ये वर्किंग तो वैसे ही आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फिर उसने ये 80,000 लिखा तो उसकी वर्किंग की, ये मैंने वैसे ही आप लोगों को समझा दिया। ये ओपनिंग 10,000 25,000 रुपए के, और ये रेट फाइंड किया उसने 2.75 मल्टीप्लाइड बाय ये किया, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब देखें ये 300,000 जो वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड को चले गए, और ये 300,000 इस तरह से आया 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20। और फिर आपसे यहाँ पे कहते हैं ये 44,000 प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये बात भी क्लियर होगी सब बच्चों को? यहाँ तक कोई इशू किसी को? अच्छा अब हम लोग चलेंगे इसके अकाउंट की तरफ। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 300,000 वर्क इन प्रोग्रेस, 250 पे कर दिया, 6,000 वेजेस से आया था, और 44,000 कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट। कोई इशू? अच्छा अब नेक्स्ट देखें, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद कौन सा अकाउंट हमारे पास बनता है? प्रोग्रेस। इसमें से भाई मटेरियल आया, इसमें से मटेरियल आया, कितने का रॉ मटेरियल आया था? हाँ जी 80,000 जो डिटरमिन किया था, 80,000 मटेरियल आ गया, लेबर आई यहां से 15 इंटू 90,000 हम लोगों ने फाइंड किया। हाँ जी ये जर्नल एंट्रीज क्या बन गई? हो गई है रिकॉर्ड, हो गई है रिकॉर्ड। मटेरियल और लेबर के साथ ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं। ओके और फैक्ट्री ओवर है वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट कितना बने, और ये वर्क इन प्रोग्रेस कहां चला जाएगा, कितनी अमाउंट के साथ? अच्छा ये एंट्री अब हमारे पास क्या बन जाएगी? हो गई है यार रिकॉर्ड, पता नहीं क्या मसला है, सिर्फ इसमें से ये एंट्री आनी है बस, और ये एंट्री बनेगी फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। कोई भी एंट्री आपने रिपीट नहीं कर दें, तो आपको इतना पता होना चाहिए कौन सी एंट्री में पहले रिकॉर्ड कर। तो वर्क इन प्रोग्रेस की पहले ये तीनों एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी थी जो उसको डेबिट कर रही, सिर्फ क्रेडिट इंपैक्ट हम लोगों ने अब लिखना था 470। क्या फिनिश्ड गुड्स का पार्ट बन जाएगा? ये लो फिनिश्ड गुड्स टू वर्क इन, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं था, जो अमाउंट फिनिश्ड गुड्स में जा रही है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी आ गई, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए इस मर्तबा, तो ये 4,000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। ये उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि हमने कितने यूनिट्स बनाए, कंप्लीटेड प्रोडक्शन 4,000 की। क्लियर? तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास एक यूनिट 117 इतने रुपीस का है। फिनिश्ड गुड्स का एक यूनिट
117.5 रुपीज का है हमारे पास। क्लियर? उसने कहा था FIFO मेथड यूज करना। कितने यूनिट्स मौजूद हैं और हमारे पास लास्ट हमारी अपनी प्रोडक्शन का क्या रेट आ रहा है, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? डन? डन? अच्छा, अब यहां पे देखें फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस से हमारे पास आया, ओपनिंग कितना था? 1000 यूनिट, 100,000। वर्क इन प्रोग्रेस से कितना आया? क्लोजिंग हमने फाइंड कर लिया 58750, और कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन गया जी 570 511,250। अच्छा बताओ, फिनिश गुड से रेलेवेंट कौन सी जर्नल एंट्री जाके रिकॉर्ड करूं? बताओ, फिनिश गुड अकाउंट में से कौन कौन सी एंट्री? ड्रॉ डाउन की करें, कैरी डाउन की करें, वर्क इन प्रोग्रेस की करें, हो चुकी है पहले। सिर्फ क्या? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। कितने से? डन? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें फिनिश गुड्स के कॉस्ट ऑफ सेल की, कॉस्ट ऑफ सेल में ये अमाउंट चली गई, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करना है। साथ में 44 से आपने कॉस्ट ऑफ सेल को, तो बेसिकली आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो गई है? जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज होनी है, इन दोनों का डिफरेंस कितनी अमाउंट? अमाउंट का डिफरेंस बताएं। 46725। अच्छा, ये वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट आपको क्लियर हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स का अकाउंट क्लियर हो जाएगा, फिर ये वहाँ हम लोग सेल्स में आए, रिसीवेबल्स वगैरह, ये वैसे बनाने की इतनी खास जरूरत नहीं थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में देखो तो ये देखो, ये आपके पास फिनिश्ड गुड्स से आ गया, ये जो आप लोगों ने ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड कर लिए थे वहां से आया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू, ये आपका रेवेन्यू, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की, तो आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आई होप के सारे मूवमेंट समझ आ चुकी है आप लोगों को। सब बच्चों को क्लियर है? 5 मिनट है आपके पास, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखें, इसकी सारी वर्किंग्स को, इस क्वेश्चन को एक मतलब फिर से देखें। यू हैव जस्ट 5 मिनट्स। एग्जाम्पल 3 में से कोई क्वेश्चन? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम लोग तकरीबन इसमें से सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिवाय एग्जाम्पल नंबर 7 के। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 7 वो हमारी रहती थी। अब वो एग्जाम्पल नंबर 7 इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, कहते हैं प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। फॉलोइंग बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन रिलेट्स टू मंथ ऑफ मार्च 2020 of Maria Enterprises ME. ME manufactures and sells only one product with it had patented and branded last year. Inventory on 1st March 2020, raw material, work in process, finished goods, क्वांटिटी भी बता दी और साथ में उनकी अमाउंट्स भी बता दी, और ओपनिंग रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ना 1000 किलोग्राम, तो फिनिश्ड गुड्स के 1000 यूनिट्स आप लोगों ने बनाए। क्लियर? इसी तरह से द बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एंड नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज, तो एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास कितना आ जाएगा?
100,000 divided by 5,000, 20 rupees per यूनिट। अब ये देखो ये यूनिट्स हैं, तो 20 रुपीज पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट है हमारे पास। कहते हैं ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मार्च 2020 रॉ मटेरियल परचेज किया 50 to 100 किलोग्राम्स का, ये अमाउंट थी इन टोटल। इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड 5,000, इश्यूज ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन 4,800। तो यहां से हमें क्लोजिंग का पता चल सकता है 1,000 प्लस 5,200, 6,200 माइनस 4,800, तो 1,400 किलोग्राम रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है क्लोजिंग स्टॉक में। ये बात क्लियर? और कौन सा मेथड है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड, ये हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट देखें, अब यहां पर देखें 780,000 डिवाइडेड बाय 5,200, तो रॉ मटेरियल पर किलोग्राम हमें कितने रेट पे मिल रहा है? रॉ मटेरियल पर किलोग्राम हमें कितने रेट पे मिल रहा है जी? नहीं, 150 है ये, ऊपर भी 150 बन रहा है। रॉ मटेरियल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं उसकी वैल्यू में, तो वो जो क्लोजिंग 1,400 है ना, वो मल्टीप्लाइड बाय 150 क्लोजिंग रॉ मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी। क्लोजिंग रॉ मटेरियल 150 मल्टीप्लाइड बाय 1,400, वैल्यू क्या आ रही है आपके पास जी? 210,000। तो बाकी जितनी भी अमाउंट है वो वर्क इन प्रोग्रेस को चार्ज कर। अब यहाँ पर जरा रॉ मटेरियल का अकाउंट देख लें। अच्छा, यहाँ से ना ये इनडायरेक्ट मटेरियल भी हमारे पास मौजूद है। इन्वेंट्री को देखें तो ये आपके पास ओपनिंग की समझ आ गई, ये जो परचेज किया, और ये इनडायरेक्ट, ये भी तो रॉ मटेरियल में ही आएगा, लेकिन ये यहां से किसको चार्ज हो जाएगा? FOH को चार्ज हो जाएगा। और इन्वेंट्री जो वर्क इन प्रोग्रेस को चार्ज होनी है वो 210 क्लोजिंग आपको इसकी, तो जो बैलेंसिंग वैल्यू आएगी वो वर्क इन प्रोग्रेस को चार्ज कर। बात क्लियर है सब बच्चों को? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये सारी उसने वर्किंग की, तो आई होप कि ये वर्किंग आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, कहते हैं टोटल पेरोल 204,000, उसमें से पेरोल प्रोडक्शन सुपरवाइजर FH का पार्ट बनती है, या इनडायरेक्ट है। पेरोल रिलेटेड टू सेलिंग एंड एडमिन जिन नॉन प्रोडक्शन है, या प्रॉफिट और लॉस उनको चार्ज करेंगे 40,000। एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसिव जब FH का पार्ट, अभी पेरोल पे कितना किया? 204, इसमें से प्रोडक्शन ओवरहेड इनडायरेक्ट 20, सेलिंग एंड एडमिन और रिमेनिंग ये डायरेक्ट है 144। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, तो भाई प्रोडक्शन ओवरहेड्स में एक तो ये आ जाएगा 20,000, 5,000 आपके पास रॉ मटेरियल वाला। अब यहां पे जाके देखें उसने आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी इससे रेलिवेंट। यहां तक हम लोग डील कर चुके हैं। यहां तक कहते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन 39,600, जो मतलब हमने पे कर दिए, तो ये तो कैश की शक्ल में प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बन जाएंगे, ये एक्चुअल हैं जो हमने पे किए। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, बेटा ये भी सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा 40, और ये भी सेलिंग एडमिन एक्सपेंस, कहते हैं अदर देन डेप्रिसिएशन। और हमारे पास डेप्रिसिएशन टोटल 48,000, इसमें से 80% ये FH को जाएगी, इसका 80%, और इसका 20% सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे। तो इसका 20% हमारे पास कितना बन जाता है? 9,600। ओके, 9,600 ये हमारे पास चला जाएगा 48,000 में से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच जाएगी 38,400 वो FOH का पार्ट बन जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगी। अब यहां पर देखें,
एक तो यहाँ पे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस देख लेना, ये तो आपको पता चल गया स्टार्ट में 35,400 उसने बताया। ये पेरोल वाले आपके पास आ गए और ये कैमुलेटेड 48,000 का 25%। तो ये प्रॉफिट और लॉस काउंट को ये एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं। आई होप कि ये बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखें प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ये पे कर दिए, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब वर्क इन प्रोसेस को कितना चार्ज करना है? एब्जॉर्प्शन रेट कितना था हमारे पास? एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास कितना आया था? 20 आया था। अच्छा अब यहां पर देखें भाई, और ये पर यूनिट के हिसाब से था। हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल इश्यू किया, तो यूनिट्स कितने बनाए होंगे? उसने कहा था 1 किलोग्राम से 1 यूनिट बन जाता है, तो भाई यूनिट्स कितने बनाए होंगे? तो 4800 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये किसको चार्ज करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस को। अब देखिए टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हो गए? हमने कितना चार्ज किया हुआ है? अंडर या ओवर? अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब, जितना अंडर एब्जॉर्ब होगा किसको चार्ज करेंगे? कॉस्ट से। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? कोई इशू यहां तक? नेक्स्ट सेल्स, ये तो हमारे पास चले जाएंगे हमारा रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। टोटल यूनिट्स हम लोगों ने कितने सेल कर दिए? फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स, उनकी क्लोजिंग इन्वेंटरी को पता चल जाएगा। टोटल कितने थे? 800। प्रोड्यूस्ड कितने किए? 4800। टोटल कितने हो गए? 5600, राइट। 5000 उसमें से सेल हो गए, 600 फिनिश्ड। और हमारे पास अब क्या कहते हैं? देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग भी कुछ नहीं थी। फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी इज मेजर्ड यूजिंग पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड यूजिंग प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट। अब हम लोग क्या करेंगे? कहता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है ना, ये आप लोगों ने एवरेज रेट के मुताबिक रखनी है, मतलब 5 नहीं, एवरेज रेट फाइंड। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड करनी है और देखना है कि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए। तो वो मुझे रॉ मटेरियल से पता चल गया था कि हमने 4800 यूनिट्स बनाए। तो हमारे पास एवरेज रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे और एवरेज रेट के मुताबिक हम लोग वो जो 600 अभी फाइंड किया है ना हमने फिनिश गुड्स की क्लोजिंग, उसको रेट करेंगे। अब वो किस तरह से हमारे पास हो जाने, ये सारे अकाउंट आपको क्लियर होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह सब क्लियर है ना? जहां से ये इन्वेंट्री का अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस, तो देखो फिनिश्ड गुड्स को कितना चार्ज कर रहे हैं? ये बात क्लियर हो गई। जो इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री के अकाउंट से ये जो लेबर आई और ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड आई, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ओपनिंग क्लोजिंग इसका कुछ नहीं था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी हो गई? 960। कितने यूनिट्स के लिए? अब ये फिनिश्ड गुड्स आ रहे हैं। फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग का पता चल गया, क्वेश्चन में गिवन था 960 यहां से आ गया। अब ना तो कॉस्ट ऑफ सेल है और ना ही क्लोजिंग, नंबर ऑफ यूनिट्स का पता है लेकिन वैल्यू का तो नहीं पता ना। अब क्या भाई, आपने सिर्फ इसका रेट डिफाइन करना, 960 डिवाइडेड बाय 4800। देखो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 200। 200 मल्टीप्लाइड बाय 600। अच्छा अगर वैसे यहां पर देखो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना था हमारे पास, बेसिकली ना इसकी कैलकुलेशन जो होती है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स इसकी वैल्यू 160,000। अब ये बाय चांस ये भी 200 पे था, ओपनिंग क्लोजिंग भी 200 पे था, तो एवरेज भी 200 आ गई। ओके बेसिकली ऐसा नहीं होता कि 200 क्लोजिंग पे ही जाके देख लें, वो तो फाइव मेथड बनता है। फिर ओपनिंग, उसमें ऐड किए जाते हैं मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स और इनकी वैल्यू। अब इनकी वैल्यू कितनी थी? अब देखें एवरेज के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं और कॉस्ट को भी ऐड कर देते हैं।
ओके, ये मैंने सही लिखा है। Yes. अब यहां से एवरेज रेट फाइंड कर दो। और एवरेज रेट आपके पास आ गया और इस एवरेज रेट को मल्टीप्लाई करोगे, अब ये है वेटेड एवरेज, और इस एवरेज रेट को मल्टीप्लाई करोगे क्लोजिंग स्टॉक के साथ, ये वैल्यू कितनी आ गई। अब यहां पर सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ही लिखना था और कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर जाती। ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब बेटा यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल का आपको पता चल गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में आप देखें आपके पास 7000 कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है, अंडर एब्जॉर्ब है, तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो जाएगी। 1 मिलियन जहां से आ रहा है, 7000 ऊपर से आएगा, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपको प्रॉफिट और लॉस काउंट के लिए 1007,000। क्लियर क्लियर। अब बेटा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट उन्होंने बनाकर दे दी, ये बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है, हमें अकाउंट से भी उसका आइडिया हो गया है कि हमारे पास ये चीज इस तरह से आनी थी। और यहाँ पर देखो ये हमारा रेवेन्यू आ गया, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ये ग्रॉस प्रॉफिट, और ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और ये हमारे पास नेट प्रॉफिट की वैल्यू। कोई इशू चले। अब आपके पास इस चैप्टर में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, और इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब वाले और जो MCQs हैं उनके ऊपर आप लोगों ने जरा अच्छे तरीके से फोकस करना है, सोच समझ के उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज की आपकी असाइनमेंट ये है जो कि आप लोग करके आ जाएंगे, और कल के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।